नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस की ओर से कई आरोप लगाए गए, जिनका जवाब गुलाम नबी आजाद ने दिया। उन्होंने उनके डीएनए को मॉडिफाइड बताने वालों से खुद का राजनीतिक पॉलिटिकल डीएनए चेक कराने की बड़ी एडवाइस दे डाली। गुलाम नबी आजाद ने सीधा वार करते हुए यह भी कहा कि चापलूसी से ट्वीट करने का काम पाने वाले मेरे से सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को जाहिल यानी अनपढ़ तक बता दिया। लेकिन बड़ा सवाल है, क्यों एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज पे कांग्रेस का डीएनए संकट, आज सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में इसी पे होगी बात। और हमारे साथ इस चर्चा में आज गुलाम नबी आजाद भी जुड़ेंगे लाइव और एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। आपको राज्यसभा नहीं मिली, परेशान हो गए। बिना पद के एक मिनट सांस नहीं ले सकते कुछ नेता हमारे। ये उनमें से एक है। रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। ये जुगलबंदी है, शुरू हो रही है। पार्टी छोड़ने के बाद उनको मोदी जी में सारे गुण दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे लोग हमको लगता है कि अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं सोच सकते। गुलाम नबी आजाद ने बोलना क्या शुरू किया, वो पूरी कांग्रेस पार्टी को खटकने लगे। लेकिन 5 पेज वाली चिट्ठी के बाद आजाद एक बार फिर कांग्रेस पर सिलसिलेवार हमला किया। डीएनए पर पलटवार। जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। पर्चियों वाला वार। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर। चापलूस कौन? सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख है। जाहिलों को खरी खरी। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे, उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करते। दवा और दुआ। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती। उसके लिए दवा चाहिए और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। गुलाम नबी पर डीएनए वाला वार करने वाले जयराम रमेश ने एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजाद वर्षों तक जिस पार्टी में रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ये उनके स्तर को और गिरा रहा है। श्री गुलाम नबी आजाद साहब को खून के आंसू रुलाया है कांग्रेस के इस नेहरू गांधी खानदान ने। कांग्रेस पहले ही चिट्ठी वाले वार से बेहाल है। अब ज़बानी प्रहार ने पार्टी की और किरकिरी करा दी। सवाल है कि क्या कांग्रेस वाकई अब दुआओं के भरोसे रहने को मजबूर है? हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर जम्मू कश्मीर सीएम गुलाम नबी आजाद साहब। हालांकि गुलाम नबी आजाद के मैंने कई इंटरव्यू करे, लेकिन आज का इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आजाद साहब, पहला सवाल तो मेरा यही बनता है, चापलूस, चाटुकार, जाहिल, बड़े कठोर शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, ऐसा क्या हो गया? मैं करना नहीं चाहता था। जब मैं ड्राफ्ट कर रहा था लेटर, तो 3 दिन मुझे नींद नहीं आई ये निर्णय लेने के बाद, और उसके निर्णय लेने के बाद भी 3 दिन नींद नहीं आई। ये बड़ा कठोर डिसीजन, ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। 52 साल पहले मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। आज तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई ब्लॉक सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता, हम थे।
तो उसके बाद आज पार्टी से नाता छोड़ना बहुत कठिन डिसीजन है। एक जैसे घर में कोई मौत होती है, मायूसी होती है, वैसा डिसीजन है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी परेशान हम होंगे कि हमारी बात नहीं सुनी होगी। जी, हमारी जो आदत थी इंदिरा जी के साथ डिस्कशन करने की, चर्चा करने की, जब हम कुछ भी नहीं थे, यूथ कांग्रेस लीडर थे, फिर उनके साथ इंदिरा जी के साथ जूनियर मिनिस्टर थे, कई चीजों में हमें लिस्टें बनाने के लिए इंदिरा जी कहते। मेरी लास्ट मीटिंग इंदिरा जी के साथ जब हुई, इंदिरा कोई 6 दिन पहले, तो भी आधा पौना घंटा उन्होंने, धवन जी अगर होते तो कहते, उन्होंने मुझे बुलाया। तब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का। तो 4 बजे घर में बुलाया और ऑफिस के ड्राइंग रूम में नहीं, घर के ड्राइंग रूम में बिठाया। तो एक तो कहा, मैंने अभी इलेक्शन आने वाला है, मैंने आपको नेशनल कैंपेन कमेटी बनाने के लिए बताया था, वो बनाई कि नहीं? मैंने कहा बनाई है, तैयार है। कहा नाम बताओ। मैंने कहा सब नाम ज़बानी नहीं है, कुछ और जो मुझे ज़बानी थे 10-15 नाम याद, उसमें 2 नामों पर उन्होंने टिप्पणी भी की। फिर मुझसे पूछा, मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ 2 दिन छुट्टी के लिए, मुझे चिनार के पत्तों का गिरना बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, मैं जा नहीं पाऊंगी, तो मैं जाऊं या नहीं? मतलब इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर एक यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कैंपेन कमेटी बनाने के लिए से डिस्कशन कर रही है, और कश्मीर अपनी प्राइवेट विजिट के लिए डिस्कस। हमारा तो ये रिकॉर्ड रहा है, और राजीव गांधी के साथ तो यही 8 घंटे यही भी तो अब हमारा राहुल गांधी डिस्कशन करने की संगठन में कोशिश रहा। कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, यही तो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओल्ड गार्ड को अब रिटायर हो जाना चाहिए, यंग गार्ड को अब आ जाना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी जी आपको युवा के नाते लेके आई, वैसे ही राहुल गांधी युवाओं को लाना चाहते हैं। लेकिन आप उनको चापलूस कह रहे हैं, आप उन्हें जाहिल कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं। बहुत अच्छा, सुनिए, बहुत अच्छा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने राहुल बनाई थी जी। उस राहुल टीम में ज्योतिराव सिंधिया आज कहां है? उस राहुल टीम में जितेंद्र प्रसाद आज कहां है? उस राहुल टीम में हमारे जो यूपी के आरपीएन, अभी जो जनरल सेक्रेटरी थे झारखंड के, आरपीएन सिंह, वो कहां हैं? आरपीएन सिंह कहां हैं? उसी टीम राहुल के यंग संजय या सुष्मिता जी आज कहां हैं? उसी टीम के अभी हार्दिक पटेल जो 29 साल के भी नहीं थे, वो आज कहां हैं? इसी तरह गुजरात के दूसरे यंग लीडर जो राहुल टीम ने अभी बनाए थे, वो आज कहां हैं? अल्पेश ठाकुर। इसी तरह से तंवर जो राहुल टीम थे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और पीसीसी प्रेसिडेंट हरियाणा के, वो आज कहां हैं? उसी टीम के चतुर्वेदी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, जो आज शिवसेना की एमपी हैं, वो कहां है? खुशबू जो के 40s में ही थी, लेट 40s में नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो बीजेपी में है। आज हमारे मिस्टर झा जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो कहां है? शेरगिल यंग राहुल गांधी टीम, वो कहां है? तो टीम ही उनकी बजी। अरे 60 से ऊपर वालों को प्रॉब्लम है, ये 40 और 50 वालों को क्या प्रॉब्लम है? आजाद साहब, ये राहुल जी के साथ युवा भी नहीं है, आप जैसे वरिष्ठ लोग भी नहीं है, प्रॉब्लम कहां है? आप कह रहे हैं अनपढ़ों की जमात हो गई है, जाहिलों की जमात हो गई है। अब प्रॉब्लम आप यही नहीं है कि 60 वाले चाहे नहीं और 50 वाला से नीचे आपके साथ कोई चलता नहीं है। जो थे भी, आपने टीम 15 साल बनाई, वो सब भागे।
आप बताइए कसूर किसका? मेरा कसूर है? हम तो लिस्ट से आउट हो गए हैं। हम तो खिलाड़ी से, भाई कैप्टन आप आउट हो गए, आपने ओवरेज हो गए, और जो खिलाड़ी कैप्टन थे 21 में से वो सब भाग रहे हैं। आपने एक आरोप अब लगाया, ये भी तो, इस पे भी तो होना चाहिए। मैंने आपकी चिट्ठी को पढ़ा, आपने एक आरोप लगाया कि पीए और सुरक्षा कर्मी फैसला लेते हैं। इसके संदर्भ क्या है? इससे आपका संदर्भ क्या है? देखो, सीनियर लीडरों से तो मिलते नहीं जी। राहुल जी ने जब इस्तीफा दिया, तकरीबन 2-2.5 साल हुए, उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट देना बंद कर दिया। तो अगर अपॉइंटमेंट देना बंद किया, लीडरों से कंसल्टेशन बंद किया, तो फिर वहां से जो ऑर्डर आते हैं आगे जारी करने के लिए, वो कौन किसकी सलाह पे होता? वो तो घर में कोई सलाह देता है, ऑफिस में सलाह देता है, और उनकी सलाह पे पीसीसी और बाकी चीजें बनती हैं, तो वही तो चला रहे हैं। क्योंकि सीनियर लीडरों से तो आपने 2-2.5 साल से, या इवन जूनियर लीडरों से अपॉइंटमेंट मिलना, ऑफिस तो आप जाते नहीं है और घर पे मिलते नहीं है, तो फिर कौन चला रहा इसका? तो आपने कभी सोनिया गांधी जी को ये सलाह नहीं दी कि ये जो पीए हैं और ये जो राहुल जी के पीए हैं या फिर सुरक्षा गार्ड हैं, ये फैसला ले रहे हैं तो ये पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है, प्रियंका जी को आगे कर दे, प्रियंका गांधी को आगे कर दे? आप तो फैमिली के अरे लॉयलिस्ट आप हिंदुस्तान के बच्चे कांग्रेस को मालूम है, तो उनको नहीं मालूम है? लेकिन अब तो आप पे बड़े सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सारे आरोपों को तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन कुछ आरोप पढ़ना चाहूंगा जिसके अंदर आप पे व्यक्तिगत हमले हुए हैं। सुनिए जी, और कहा गया कि आप मोदीफाइड हो गए हैं। देखो, एक ने तो बोला कि आपको जो पद का हमारा लालच है। डीएनए चस्ट करते हैं, पद का लालच होता तो मैं तब लीडर ऑफ अपोजिशन था, एमपी था, जब हमने G23 की लेटर लिखी थी, और हम में से 90% एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा, जिन्होंने लेटर लिखी थी, और पद उस वक्त मेरे पास मिनिस्टर का था, दर्जा था, कैबिनेट मिनिस्टर था, एमपी भी 1 साल और था। तो मैं उसी दिन तैयार था कि कल मुझे लीडर अपोजिशन से हटाएंगे। जब हमने हटा दिया, ये कह दिया था कि हमें फुल टाइम चाहिए प्रेसिडेंट और विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए, और हमें इलेक्शन चाहिए ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पे, तो उस वक्त तो मुझे पद की जरूरत ही थी। सबसे बड़ा पद तो मेरे पास था, और एमपी भी में था। लेकिन अब आपने खुद ही, लेकिन आप तो तभी रडार पे आ गए ना गुलाम नबी जी। आप तो तभी रडार पे आ गए जब आपने बोला आपको विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए। हाँ, तो विजिबल तो चाहिए, क्योंकि जिसको हमने बनाया था परमानेंट प्रेसिडेंट, वो रिजाइन कर दिए। तो हमने सोनिया जी को सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया था, मैंने नहीं, वर्किंग कमेटी ने। तो 6 महीने जब हमने लेटर लिखा, 6 महीने खत्म हो रहे थे, तो इसलिए हमने, खुद सोनिया जी ने कहा था मैं 6 ही महीने के लिए बनूंगी, एंड दैट वाज सपोर्टेड बाय। लेकिन तो सोनिया जी ने खुद ही बनाया मैं 6 महीने से नहीं रहूंगा। लेकिन राहुल जी पॉलिटिकल, राहुल जी अगर विजिबल नहीं रहते तो वो व्यस्त कहां रहते, बिजी कहां रहते हैं राहुल जी? अब ये जाने और वो जाने, ये लोग उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछते? नहीं, पर आपने तो पार्टी का कामकाज देखा, कभी आपने पूछा भी होगा राहुल जी से या सोनिया जी से कि कहां बिजी रहते हैं राहुल जी, इतने व्यस्त कहां रहते हैं? आप जब इनविजिबल होते हैं, वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। कहां जाते हैं ये भी आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हो? जी, लेकिन क्योंकि एक नेता ने, एक कमेटी के चेयरमैन, जहां सुनिए जी, जहां अभी गए हैं वहीं जाते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं इलाज कराने के लिए गए। नहीं, डॉक्टर को दिखाने के लिए तो मैडम गए हैं। जी, वो भी साथ गए हैं शायद दिखाने के लिए। हाँ, टच वुड मैडम ठीक है। मैडम अगर ठीक नहीं होती तो कल प्रिजाइड नहीं करती वर्किंग कमेटी। जी, लेकिन क्या राहुल गांधी जी, और भगवान से मेरी प्रार्थना है, मैडम स्वस्थ रहे, मैडम की लंबी आयु रहे, और मैडम को आगे करके हर चीज में
उनके कंधों पर बंदूक रख के हर वक्त बच नहीं सकते हैं। जी मैडम को जब तक हिम्मत थी, काम कर सकती थी, वो लोगों से मिलती भी थी, कोऑर्डिनेशन भी करती थी, स्टेटें जीतती भी थी, सरकारें बनती भी नहीं थी। अब नाम उनका आगे रखो और चलाओ आप, और जीत परफॉर्मेंस जीरो हो, तो बेचारी उसको क्यों उस पर दोष लगाते हो? ये एक आजकल बड़ी पहेली बनी हुई है गुलाम नबी आजाद। मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। अब चपरासी को लेकर चर्चा हो रही है। ठीक, ये कौन है चपरासी, अनपढ़, तो ठीक है ना, चापड़ूस, कौन कौन लोग हैं ये? अरे 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 कोई किसी चीफ मिनिस्टर का स्टाफ ओएसडी रहा है जी, कोई यूनियन मिनिस्टर का ओएसडी रहा है, तो वो हमको कांग्रेस का पाठ पढ़ाते हैं, हमको डीएनए चेंज करते हैं। एक आदमी था जिसको मैंने एज ओएसडी एक दूसरी अपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर से जानता था, वो हमें पाठ पढ़ाता था। एक ओएसडी था चीफ मिनिस्टर का, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो हमें कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत दिया। तो अब ये कौन है? अब जो मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टरों के ओएसडी जब वो थे, तब हम यूनियन मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो वो हमको कहेंगे तुम्हारा डीएनए टेस्ट करेंगे और ये कांग्रेसी नहीं है। तो ओएसडीज हम दो के तो मैंने अभी नाम बताए, ऐसे कई नाम हैं। पर आप वो यू कैन नेम देम आल्सो, आप उनका नाम भी ले सकते हैं। अरे वो दुनिया सब जानती है, आप सब पूछे कौन कौन ओएसडी थे, कौन किसके साथ ओएसडी थे, आज वो किस पोजीशन में है। अच्छा, मेरा अगला सवाल कांग्रेस का हमारी जी 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 बोलिए आजाद साहब। और ये बेचारे स्पोक्समैन बच्चे उठाते हैं कॉलेज के, उनको पढ़ाया जाता है ये बोलो वो, उनको बेचारा कांग्रेस की हिस्ट्री का मालूम नहीं, तो स्पोक्समैन वो बेचारे क्या जाने। जी, मेरा अगला सवाल है, आपने, इसीलिए मैं कहता हूं अनपढ़। ये जो अनपढ़ों की जमात है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अब अनपढ़ों की जमात है, जाहिलों की जमात है। मेरा अगला सवाल ये है, अरे अनपढ़ नहीं होता है, सुनिए जी, अनपढ़ का मतलब नहीं है कि अंग्रेजी आए उसको अनपढ़। जो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे उसने ऑक्सफोर्ड से भी एजुकेशन हासिल की हो, कैम्ब्रिज से एजुकेशन हासिल की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमें सबक सिखाता है और कांग्रेस पार्टी का एबीसी नहीं जानते हैं, उसको मैं अनपढ़ कहता हूं। लेकिन कांग्रेस इस बात को प्रचारित कर रही है कि आपको हमने सब कुछ दिया, लेकिन आपने जब वक्त रहते हमारे को, जब सब कुछ चाहिए था, आपने नहीं दिया। यानी उनका कहना है, वो ये कहते हैं कि G23 की चिट्ठी जब लिखी, जब सोनिया जी बीमार थी, अब कांग्रेस जब बीजेपी के साथ लड़ रही थी और भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी, तब आपने अटैक कर दिया। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो तो बाद में करिएगा, पहले कांग्रेस जोड़ो करिए। अरे पूरी कांग्रेस 8 साल से बीमार है, पूरी कांग्रेस ही 8 साल से बीमार है, और हमने इलाज किया, बताया कि इस कांग्रेस का इलाज सुपर स्पेशलिस्ट कर सकता, आप कंपाउंडरों से इलाज करा रहे हो। तो जिस बीमारी का इलाज आप कंपाउंडरों से कराते रहे हो, आपके पास स्पेशलिस्ट मौजूद है, सुपर स्पेशलिस्ट मौजूद है, उनसे इलाज नहीं कराते। लेकिन गुलाम नबी आजाद, अभी भी आप जारगन्स में बात कर रहे हैं, ये कंपाउंडर कौन है? और ये सुपर स्पेशलिस्ट तो हम समझ रहे हैं कौन कौन है, लेकिन ये कंपाउंडर कौन है? क्या आपको लगता है? जी, आप कांग्रेस में सबको, मैंने आपको, अगर लेटर आपने पढ़ी है, आप सिर्फ लेटर पढ़ते हो, राहुल गांधी से, मैंने पूरी लेटर पढ़ी है, 5 पन्ने की लेटर तो अगर पढ़ी होती तो मैंने कहा उसमें कि 100% स्टेटों का इंचार्ज रहा हूं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 90% स्टेटें जीती हैं। जी, पूरी पता है, आंध्रा, पंजाब। उन्होंने मुझे दिया। अरे साहब, वो तो आज की बात है। मैंने, सोनिया गांधी ने मुझे 8 स्टेटें दी पहले 6 साल में, उनमें मैंने 7 जीती, उनमें एक स्टेट वो भी है जिसकी वजह से यूपीए बनी। तो अब मैंने दिया उनको कि उन्होंने मुझे दिया।
राज्यसभा में कश्मीर से 3 दफा आया। पहली दफा आया तो कांग्रेस की 6 सीटें थी और वोट चाहे थे 30। 6 सीटों पे अभी कांग्रेस कैंडिडेट आपने जीते देखा। मैंने 30 नहीं वोट लिए, मैंने 46 वोट लिए। तो मैंने कांग्रेस को वो सीट दी कि कांग्रेस ने मुझे दी। दूसरा इलेक्शन जीता, कांग्रेस के पास 17 वोट थे एमएलए। वो 17 एमएलए भी मैंने ही लाए था, कैंपेन कमेटी का मैं ही चेयरमैन था, मैंने ही लाए थे। और चीफ मिनिस्टर मेरे बनने के बाद, चीफ मिनिस्टर के दौरान मैं जो मेहनत की थी, वो 17 भी मेरे वक्त में थी। जी। मुझे 13 कम थे, 30 चाहिए थे, मैंने 13 लाए। आजाद साहब, सीट भी मैंने दी, आजाद साहब, कांग्रेस ने दी। आजाद साहब, सुनिए ऐसे नहीं, आप ये क्वेश्चन पूछते हो, सुनिए जी। 12 जब थी लास्ट इलेक्शन 2014 में 12 सीटें थी, 12 सीटें पे भी मैंने राज्यसभा जीती, 18 मैंने बाहर से लाई। मुझे बताइए ये 12 पे 17 पे 6 पे मैंने सीटें जीती राज्यसभा की, तो ये मैंने उनको सीटें दी कि उन्होंने मुझे दी? अच्छा देखिए, एक बात बताइए, ये अगर जी आपको लगता है प्रियंका गांधी को आगे कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि अब नए अध्यक्ष की चर्चा दोबारा जोरों से चल पड़ी है? क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए? सुनिए, अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, किसी को लाएं, ए को लाएं, बी को लाएं, 10 प्रेसिडेंट को लाएं, मुझसे क्या लेना देना। वो तो कह रहे हैं अब आप मोदी के साथ हैं, मोदी जी ने आंसू बहाए थे आपके लिए। और जो गले मिले लोकसभा में, उनके खिलाफ 10 मिनट बोलने के बाद जाके गले मिले कि मेरे दिल में तुम्हारे कोई नफरत नहीं है, मैं ये आपका बहुत आदर है, वो किससे मिले? मैं मिला था गले, राहुल जी मिले लोकसभा में। मैं तो लोकसभा का मेंबर भी नहीं था। तो फिर उनने क्या कहा गले मिलके कि मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आपका आदर है, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत कुछ नहीं। ये तो लोकसभा के रिकॉर्ड में है और दुनिया के टेलीविजन जी अभी भी यूट्यूब के लिए। तो अब कौन मिला है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गुलाम नबी आजाद के शब्द बाण का विश्लेषण। क्या कहा और उसका अर्थ क्या है? चापलूसी करके ट्वीट करने का पद पाने वाले हम पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के नए बने पदाधिकारियों पर निशाना है ये। जाहिल, अगला शब्द है जाहिल, जो यूज करा गुलाम नबी आजाद ने 2 बार आज के अपने शब्द बाणों में। मोदी मेरे लिए नहीं, गुजरात के पीड़ितों के लिए भावुक हुए थे। मोदी जी ने कम से कम इंसानियत तो दिखाई, बिना जानकारी के एजेंडा चलाने वालों पर निशाना है। और निशाना उन पर भी है जो कह रहे थे कि मोदी ने आंसू दिखाए थे, देखो अब क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी तो गले मिले थे, आज गुलाम नबी आजाद ने यह भी बोला जो गले मिले थे उनसे भी तो सवाल पूछो। मैं बढ़ता हूं आगे। अनपढ़ों की जमात, कांग्रेस से भागने वालों में सबसे ज्यादा राहुल गांधी की टीम के हैं। अर्थ पार्टी को कमजोर करने वालों पर यह निशाना है। लगातार कांग्रेस पार्टी में सब जाहिल भरे हुए हैं, यह भी कहा कि सब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़ों की जमात है ये। उसके बाद क्या कहा डीएनए, और डीएनए पर क्या कहा? जो मेरी बात करते हैं वो पहले अपना डीएनए चेक कराएं। इसके अंदर कांग्रेस के कई नेता आते हैं जिन्होंने वार किए गुलाम नबी आजाद पे। सदन में इनके और बीजेपी के बीच पर्चियां चलती रहती है। मोदी के साथ गठजोड़ के आरोपों का यह जवाब है एक तरह से। मैं बढ़ता हूं आगे। अब आखिरी बात, जो दवा और दुआ है, जो आज हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी है, दवा और दुआ। कांग्रेस के लिए दुआ नहीं, दवा चाहिए। जो डॉक्टर है वो असल में कंपाउंडर है, यह कहा गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के मौजूदा हालात पर यह सबसे बड़ा तंज है, यह सबसे बड़ी लाइन है कि जो मौजूदा डॉक्टर है असल में वो कंपाउंडर है। यह अक्सर गली मोहल्लों की भाषा के अंदर अक्सर हम प्राइवेटली टॉक करते हुए कह देते हैं भाई ये डॉक्टर का काम होता है, ये तो कंपाउंडर वाला काम कर रहे हैं। उसी भाषा के अंदर समझाया गया है कांग्रेस को, जो भाषा कांग्रेस समझना चाह रही है। ऐसा गुलाम नबी आजाद के समर्थक कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद बेहद आहत है जिस तरह से कांग्रेस ने उन पर वार किया है और जिस तरह से उन पर पर्सनल अटैक किया है। यह एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और गुलाम नबी आजाद इतने आहत है
उन्होंने इसीलिए इस बात को बोला कि जो इलाज का दावा कर रहे हैं असल में वो डॉक्टर ही नहीं है, वो तो कंपाउंडर है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया एक तरफ, दूसरी तरफ राधिका खेड़ा है। गौरव भाटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। सीधा रुख करता हूं आपका राधिका खेड़ा, और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को दवा चाहिए, दुआ अब काम नहीं करेगी, और जो असल में डॉक्टर बन रहे हैं वो असल में कंपाउंडर है। देखिए, पहली बात तो अमीश जी, मैं ये मानती हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब इस पार्टी में वरिष्ठ नेता रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, और जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके की चिट्ठी हो या बार बार मीडिया में जाके बयान देना हो, क्या वो इस उम्र के इतने तजुर्बेकार और इतने बड़े कद के नेता को शोभा देता है कि वो इस तरीके की तू मैं कर रहे हैं? ये बहुत ही अशोभनीय बात है। राधिका जी, दूसरी बात, मेरा एक सवाल है। अभी जी। आपने गुलाम नबी आजाद को बहुत वरिष्ठ बोला, तो मुझे बताइए, ये शोभा देता था जब ये बयान दिए गए कि गुलाम नबी आजाद मोडिफाइड हो गए हैं, जब गुलाम नबी आजाद का डीएनए ऐसा है? गुलाम नबी आजाद ने तो उन शब्द बाणों का जवाब दिया है जब उनको कहा गया कि कुछ लोग 1 मिनट नहीं जिंदा रह सकते बिना पद लिए। कई नेताओं ने तो क्या कुछ बोला, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जी अमीश जी, मोदी जी ने आंसू बहाए पार्लियामेंट में, पूरे देश पूरे विश्व के सामने। मोदी जी के आंसू बहुत कीमती हैं। वो गोधरा कांड के बाद नहीं बहे, वो बिल्किस बानो के बलात्कार और उसकी बेटी के कातिलों के लिए नहीं बहे। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं इस देश में, मोदी जी के आंसू नहीं बहे, लेकिन आजाद साहब के लिए बहे। वही आजाद साहब जिनके घर के लिए उनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। सुषमा स्वराज जी हो, उनकी खुद की नेता अरुण जेटली जी हो या अडवाणी जी हो, सबको उनके घर से जल्दी में निकाला गया था। और हमारे नेता आनंद शर्मा जी भी हैं, क्यों उनको सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन दिया? आजाद साहब को ऐसा क्या था जो 3 साल का एक्सटेंशन दिया? और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, इतने तो सालों मतलब घर से जो की एक्सटेंशन में आपकी प्रॉब्लम है? हमेशा कांग्रेस को मतलब घर की एक्सटेंशन आपकी प्रॉब्लम है? एक सेकंड, ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? घर की एक्सटेंशन प्रॉब्लम है, मोदी के आंसू प्रॉब्लम है। ऐसे तो गले तो राहुल गांधी भी मिले थे, तो राहुल गांधी जी के साथ क्या करिएगा? गुलाम नबी आजाद ने यही बोला, गले तो राहुल गांधी भी मिले थे। लेकिन अब गौरव भाटिया को आने दीजिए चर्चा के अंदर। गौरव भाटिया, 10 सेकंड देंगे? जी 10 सेकंड ले लीजिए आप। अमीश जी, मैं मानती हूं एक इंसान जिसकी मां के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला हो विधवा कांग्रेस की, बोला हो जर्सी काउ, वो इंसान अगर उठ के उसी आदमी को फिर भी गले लगा रहा है तो वो उस इंसान के कैरेक्टर को और उस इंसान को कई ज्यादा ऊंचा कर देता है इंसानियत के नाम पे। वो हमारे राहुल गांधी जी है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अगर कोई उनकी मां को, और अमी जी ना आप में होगी ना मुझ में, कि हमारी माता जी के लिए ऐसे शब्द बोलने वाले को जाके फिर भी गले लगाएंगे और बोलेंगे हमारे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। ये है हमारे देश के राहुल गांधी जी, ये है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी का एक विश्लेषण गुलाम नबी आजाद भी कर रहे हैं, तो गौरव भाटिया, एक वर्जन राहुल गांधी का राधिका जी दे रही हैं, एक वर्जन गुलाम नबी आजाद दे रहे हैं। और सबसे पहले तो एक्सटेंशन गुलाम नबी आजाद के जो घर को मिली उससे बहुत परेशानी है। ये कांग्रेस की 5वीं नेता है जिनका मैं बयान सुन रहा हूं, हो सकता है 6ठी हो। अमीश जी, अब जो ये रोग है ना, इसका इलाज होना संभव नहीं है। इस चैनल की चर्चा पे जब मैं आ रहा था तो किसी और नागरिक की तरह ये उम्मीद कर रहा था कि शायद आत्मचिंतन हो और ये जो जनूनी दीवानापन है एक 51 साल के अपरिपक्व बालक से, इसका कोई इलाज हो जाए। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता को सुनने के बाद ये मुझे यकीन हो गया है कि अब ये बीमारी लाइलाज है अमीश जी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जहां ये कहना गलत नहीं होगा, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश, और ये सब जनता जानती है। अमीर जी, गुलाम नबी आजाद अभी इन्हीं की पार्टी में थे। दलगल राजनीति से ऊपर उठकर किस तरह से मोदी जी ने जब राज्यसभा से उनकी विदाई थी, उनका पूरा हुआ कार्यकाल तारीफ करी, वो उच्च स्तर था हमारी राजनीति का। और निचला स्तर क्या है ये कांग्रेस पार्टी दिखाती है। जिस व्यक्ति ने 50 साल आपकी पार्टी को दिए, अभी 2 दिन नहीं हुए और उसको अपशब्द कह रहे हैं, उसको मॉडिफाइड बता रहे हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा अमीर जी, अब पहली बड़ी बात, और इस बिंदु पे आप विचारिएगा,
क्या एक नागरिक जो अपने नेतृत्व में 2 बार लोकसभा चुनाव हरा चुका हो, जो 49 में से 39 चुनाव हरा चुका हो, उसको कोई कहे राहुल गांधी जी देखिए भगवान का रूप है, क्या नेतृत्व क्षमता है। अरे अमेठी हार गए, तब वायनाड गए, उनके नेतृत्व में आपकी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। और गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही, जो लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं उनको इज्जत नहीं दी जाती। बॉडीगार्ड कहता है चलो हटो, साइड दो साइड दो, पीए बता देता है कौन आएगा कौन मिलेगा। एक लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। और अगर एक आम आदमी, मैं बता रहा हूं, आप पार्लियामेंट में जाने का वो सपना देखता है, वो हर दिन पार्लियामेंट जाएगा। राहुल गांधी 40% अटेंडेंस है, उनको लोकसभा में ये भी नहीं पता कितनी सीट है। 10 साल एमपी रहे थे, कह रहे थे 546, अभी भी एमपी और है। वो आपके हाथ 10 मार साल रहे MP थे रहते, पार्लियामेंट अभी के भी MP है अंदर। भाई। बताइए, मैं सारे कमेंट्स को समझ रहा हूं कि वो मोडिफाइड हो गए हैं, सब कुछ है। ये क्यों कहा जा रहा है कि कुछ चपड़ासी, कुछ चापलूस, और तो और गुलाम नबी आजाद ने एक शब्द यूज किया है, अनपढ़ों की जमात हो गई है कांग्रेस पार्टी। अनपढ़ों की जमात, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है राधिका जी। आप मुझे कह रहे हैं? जी राधिका, मैं नहीं ये बात कह रहा, ये गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। जी, सबसे पहली बात तो मैं भी सुन रही थी, गौरव जी जो कह रहे थे, बहुत दर्द है गौरव जी के अंदर कि कांग्रेस में इतना खराब हो रहा है, ये हो रहा है, कौन कांग्रेस में हरा रहा है, बहुत चिंता कर रहे हैं। और मैं ये भी समझती हूँ गौरव जी सबसे ज्यादा इस समय अगर एसोसिएट कर पा रहे हैं तो वो आजाद साहब के साथ ही कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही चीज करी। मैं मानती हूँ अमीश जी की जो हमारा संगठन होता है, जो हमारी पार्टी होती है, जिसको हम ज्वाइन करते हैं, वो हमारी माँ होती है, और जो पार्टी छोड़ के जाता है वो अपनी माँ के साथ गद्दारी करता है, जो आजाद साहब ने भी करी। और सेम चीज गौरव भाटिया जी ने भी करी थी, उनको एक्सपीरियंस है। पहले सपा में रह के भाजपा को गाली देते थे, भाजपा में सपा को देते, अब आगे जाके पता नहीं भाजपा को कौन सी पार्टी में जाके गाली देंगे। एक्सपीरियंस इनको बहुत अच्छा है, इसलिए ये शायद ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आजाद साहब से, और इतनी चिंता और इतना ज्यादा अच्छा, ये अनपढ़ वाली बात क्यों बोली? समझ सकती हूँ। अब अनपढ़, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा अमीश जी कि इस लेवल के नेता को, इतने बड़े स्टेचर के नेता को मैंने आजाद साहब को देखा है, बचपन से देखती आई हूं किस तरीके से वो नेतृत्व करते आए हैं, देखती आई हूं कितने साल बे बाद साल हर हमारी सरकार में वो मंत्री रहे, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी 30 साल से ऊपर रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, हर चीज में सबसे आगे रहे। और फिर जब वो अपने ही पार्टी के वर्कर्स, अपने ही पार्टी के जूनियर्स के लिए ऐसी बात करते हैं, तो एक बुजुर्ग के लिए, एक पार्टी के बड़े के लिए, अपने से छोटे के लिए ऐसी बात का इस्तेमाल करना बहुत ही के लिए नहीं। वो कह रही है और कि मुझे वो कह रहे हैं समझ कि नहीं आ रहा पार्टी कि वो ऐसे में लेवल के नेता जाहिल ऐसे और कैसे बोलते हैं। अनपढ़ों की जमात हो चुकी है, जिनको कुछ नहीं पता, वो जाहिलपने की अगर- बात करते हैं, वो गुलामी की मानसिकता में रहते हैं, वो चापलूसी करते हैं। और देखिए कुछ तो बात इतने साल फैक्चुअल से आजाद साहब एक क्या कर रहे थे एक बात पार्टी तो में? फैक्चुअल है, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी परेशानी है, कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने अध्यक्ष को डिसाइड नहीं कर पाई है, लगातार चुनाव हार रही है, पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उनकी जो चिट्ठी थी उसमें आप जार्गन्स को हटा दीजिए, जो मूलभूत समस्या उन्होंने पार्टी की बताई वो जायज है, जो मूलभूत समस्या बताई, आप क्या अपने अध्यक्ष को डिसाइड कर पाई हैं अभी तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा इलेक्शन से अध्यक्ष चुना जाता है, मेंबरशिप ड्राइव होती है। मैडम, उसके बाद कितने वोटिंग साल हो गए होती है। टलते हुए? सोनिया जी भी चुनाव लड़के आई थी जी। कितने साल हो गए टलते हुए इस इलेक्शन को? क्यों कब साल तक हो वर्किंग गए? प्रेसिडेंट तारीख रहेगा? तय कर दी गई है। कब तक आपको कब ये तक पूरे फुल फ्लेज मीडिया के प्रेसिडेंट नहीं सामने आ मिलेगा? चुका है कि ये बात अक्टूबर में G23 की कल चिट्ठी में भी बाकायदा- आई है। ये जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है वो, और गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी की टीम छोड़ के गई है। किस टीम से? जितिन प्रसाद राहुल गांधी की टीम से। किस टीम के थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी की टीम के, सब छोड़ के गए हैं पार्टी को। अब किसी को अगर 2 साल 4 साल सत्ता के बाहर रह के मेहनत नहीं करी जा रही, सबको आदत है, और शायद ये हमारी ही गलती रही कि एक सिल्वर प्लेटर पे सबको मंत्रालय दे गए, सबको सब कुछ मिला, बहुत कम उम्र में सबको मंत्रालय मिले। तो और आप जब मान रही हैं कि समय आपके आया संगठन अपनी की माँ के गलती लिए रही है, मेहनत आप करने के मान लिए, रही हैं कि तो आपके सबसे संगठन पहले की ये भागे। गलतियां रही हैं। ठीक है, गौरव भाटिया, ये अनपढ़ वाला वार, ये जाहिल वाला वार क्या जायज है आपको लगता है, आप एक पुरानी पार्टी को छोड़ के जाने वक्त? नहीं अमीश जी, यहाँ पे डिबेट को व्यक्तिगत करने का प्रयास किया गया और ये कहने लगे कि पार्टी मां होती है। ना,
भारत माता की जय के नारे अगर कांग्रेस के नेता राजस्थान में लगा देते हैं तो उनको मारा जाता है, टिपिया दिया जाता है। कहते हैं सोनिया माता के नारे लगाओ, सोनिया माता की जय। और भारतीय जनता पार्टी में तो हमने ये सीखा है कि भारत माता हमारी माँ है, सबसे बड़ा देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति। और कांग्रेस में उल्टा है, देश बाद में आएगा, पहले दल, और उसके बाद सबसे पहले जो बड़ा है वो गांधी परिवार है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं? बोले मम्मी अध्यक्ष तो नया हो पर हो डमी। मतलब रिमोट कंट्रोल से चलेगी कांग्रेस जी, केवल और केवल गांधी परिवार। मतलब गांधी परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है तो अमीर जी आपको पता है कि 2040 में कौन अध्यक्ष बनेगा? वो गांधी परिवार का बच्चा बनेगा। और राधिका खेड़ा जी बताइए 2084 वोट लाई हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा, तो योग्यता कहाँ गई? वंशवाद, अभी ये नाम बदल ले, पर राधिका गांधी हो राधिका जाए खेड़ा तो मैं वंशवाद आपको से नहीं बता रहा आती हूं, है, इनको लेकिन पूछा जाएगा। ठीक है राधिका जी योर रिप्लाई 30 सेकंड एंड सलमान निजामी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। अमीर जी, बड़ी मजेदार बात है, कल आपके चैनल पे ही, आपके ही शो में मैंने कई शो कर लिए गौरव भाटिया के साथ, और ये रिकॉर्ड होगा कि एक शो चला जाए जिसमें गौरव भाटिया मेरी वोट नहीं गिनवाते। अरे गौरव भाटिया, मुझे इस पार्टी ने इस लायक तो समझा कि मैं चुनाव लड़ी, ना सपा ने आपको लायक समझा और ना आज भाजपा समझती है, और जिस पार्टी में आप इसके बाद जाएंगे वो भी नहीं समझेगी। और व्यक्तिगत वर्ड क्या होता है ये आपको हर अमीश जी का शो रिवाइंड करके देखना चाहिए, क्योंकि आप हर बार व्हेन यू लूज एन आर्ग्यूमेंट यू आर अ वेरी वेरी पुअर आर्ग्यूमेंटेटर। जब आप आर्ग्यूमेंट हारते हैं आप तब मेरी वोट गिनाते हैं, और मुझे गर्व है कि कम से कम मेरे साथ इतने लोग तो खड़े हैं। आप जब चुनाव लड़ेंगे आपको अपने घर के भी वोट नहीं मिलेंगे। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को, कहिए आपको टिकट दे, फिर देखते हैं आपको कितनी वोट मिलती है। और सबसे ज्यादा चैलेंज, आइए आप और मैं आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, हिम्मत तो लड़के दिखाइएगा, आपसे ज्यादा वोट लेकर जाऊंगी और आपको आपकी जमानत जब्त करा के जाऊंगी, और यही इसी चैनल पे अमीर जी के शो पे चैलेंज। नहीं, ये डिबेट गुलाम नबी आजाद पे, राधिका खेड़ा। उत्तर दे दो। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए, मैं केवल इतना बता दूं राधिका खेड़ा जी, क्योंकि आपने व्यक्तिगत टिप्पणियां करी हैं। 41 साल में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से बना, ठीक है? राहुल गांधी नहीं बने हैं, अपनी योग्यता पे बना। 3 बार चुनाव लड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, 3 बार जीता हूं। सबसे कम उम्र में जनरल सेक्रेटरी बना। और तीसरी बड़ी बात, मैं आपके साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ पाऊंगा आपको मालूम है? शायद आपको कॉर्पोरेटर का टिकट देंगे, और जो हमारे सपने हैं, जो हमारी पार्टी हमें एक पटल देगी, वो इससे बहुत ऊपर होगा। मैं यही बता रहा हूं। टॉपिक क्या है मैं बताता हूं। अगर पूरे जीवन भी मैं चुनाव ना लड़ूं मुझे गम नहीं, नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं ना। मोदी जी ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान को ठोका तो 56 इंच की छाती हो गई मेरी। जब मोदी जी ने अपना सर संसद के सामने रखा और झुका दिया लोकतंत्र के मंदिर के सामने, 56 इंच की छाती हो गई मेरी। ये गौरव वंशवादी राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे, जो 51 साल के अपरिपक्व बालक कहलाते हैं। और राम जेठमलानी जी ने कहा था, अंत कर रहा हूं, कि मैं उनको चपरासी की नौकरी ना दूं। आज भारत की जनता भी यही कह रही है, उपनाम हटा लो, राहुल गांधी को कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। ठीक है, ये विषय नहीं है। मैं सलमान निजामी को लेके आ रहा हूं। राधिका खेड़ा लगातार आप भी बोल रही है। राधिका जी मेरा निवेदन मानिए ना, विषय है। ठीक है, सलमान निजामी एक सेकंड। राधिका खेड़ा आपके पुराने साथी हैं सलमान निजामी, उनको भी जरा सुन लीजिए। सलमान निजामी, क्यों कहा जाहिलों की पार्टी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, अनपढ़ों का अड्डा बन चुकी है, ये क्यों कहा गया? अनपढ़ों की जमात बन चुकी है, क्यों कहा गया? देखिए अमीश जी, मैंने आपके चैनल में कई डिबेट किए, खासकर जम्मू कश्मीर का कोई भी मुद्दा आता था, मुझसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को या जम्मू कश्मीर के लोगों को डिफेंड कोई नहीं करता था, लड़ता नहीं था, लेकिन सुनवाई हमारी नहीं होती थी। अभी आप मुझे बताइए, 8 सालों में 25 से ज्यादा स्टेटें आप हार चुके हैं। पंजाब में आपने एक ब्लंडर कर दिया, वहां आप हार गए, और आपकी जम्मू कश्मीर से भी साख खत्म हो गई, कोई बचा ही नहीं कांग्रेस में। तो ये सब पढ़े लिखे थे, आज अनपढ़ कैसे हो गए सलमान भाई? कर दिए सलमान भाई, कल तक तो ये पढ़े लिखे थे, कल तक तो राधिका खेड़ा से बेहतर कोई नहीं था, आज अनपढ़ कैसे हो गए? हम आज जाहिल कैसे हो गए? नहीं, हमने तो इनको समझाने की कोशिश, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए। अब मैं आजाद साहब से मिला, उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से इनको समझा रहा हूं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करिए,
अपनी प्लानिंग चेंज करिए। आप एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट हार रहे हैं, फिर आप जम्मू कश्मीर पे आइए। जम्मू कश्मीर में एक कमेटी बनाई जिसमें वहां के जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद साहब, जिसके नाम पे आपने एक स्टेट में इलेक्शन जीता, फिर वो मुख्यमंत्री बने और उनको भी नहीं पूछा आपने, अपनी मनमानी। सही बोला आजाद साहब ने, वहां 2-3 लोग जो क्लर्क हैं। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन, सोमवार एडिशन। कम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। इस समय सलमान निजामी, ये चाटुकार कौन है, ये चापलूस कौन है, ये अनपढ़ कौन है? जी वही लोग हैं जो इर्द गिर्द हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। नाम लीजिए ना, नाम लेने में क्यों डरते हैं आप लोग? हिंदी तक बोलने नहीं आती। नहीं, नाम ले, आपको मालूम है कौन सिस्टम में है, कौन सिस्टम चला रहे हैं? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं कांग्रेस में थोड़ी हूं। ये लोग तो बिल्कुल कांग्रेस को डुबा चुके हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अभी जहां मौका था इनको स्टेट जीतने का, जम्मू कश्मीर, वहां तो एक भी नेता नहीं बचा इनके पास। ठीक है, एक भी एमएलए नहीं बचा। राधिका ऐसे फैसले इन्होंने लिए। राधिका, अगर गौरव भाटिया बोलते, बीजेपी कहती, तो मैं फिर भी बोलता कि चलिए आपको क्या सोचने की जरूरत है। लेकिन गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, सलमान निजामी कह रहे हैं चापलूस हैं, आपकी पार्टी के अंदर अनपढ़ है, जाहिलों की जमात है। क्या क्या मतलब, इससे ज्यादा क्या होगा कुछ? जब बीजेपी कहती थी तो आप कहते थे देखिए ये तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ये कौन है अनपढ़ जाहिल, कौन है ये लोग? देखिए, कौन है चापलूस? जब तक आजाद साहब बार बार यूनियन मिनिस्टर बन रहे थे, तब ये पार्टी अनपढ़ और जाहिलों की जमात नहीं थी। जब आजाद साहब जनरल सेक्रेटरी पार्टी के बन रहे थे, तब तक ये अनपढ़ और जाहिलों की जमात नहीं थी। जब आजाद साहब मेहनत करके बने, चापलूसी करके नहीं, मेहनत करके। खत्म करने तो दीजिए। सलमान निजामी, ज्यादा आतंकवादी हमले हुए। एक मिनट आप भी संघर्ष करती हैं, आपको क्या मिला मुझे बताइए ना। इतनी तकलीफ आप भी इतने सालों से संघर्ष कर रही हैं, तो क्या मिला आपको राधिका जी? क्या आपने तो इतना संघर्ष किया, क्या मिला आपको? इतना लड़ा आपने, क्या मिला? क्या दिया पार्टी ने? बहुत जल्द मुझे कोई कमी नहीं है सलमान निजामी। क्या मिला मुझे बताइए ना। नहीं है, मैं अपनी माँ के लिए संघर्ष कर रही हूँ और करती रहूंगी, और मुझे सक्षम मिल रहा है, मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है, ये पहचान मिल रही है। आज राधिका खेड़ा नेशनल टेलीविजन पे आपके साथ बैठी हुई है अमीश जी के शो में, तो मेरी पार्टी ने मुझे पहचान दी है और मैं उस बात की इज्जत करती हूँ। लेकिन सरकार कहाँ है? लेकिन मैं अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। लेकिन आप ओके, सलमान निजामी, गुलाम नबी आजाद गद्दार है। मुझे बताइए ना, सरकार कहाँ है? गुलाम नबी आजाद गद्दार है, सलमान निजामी कांग्रेस कह रही है। जो भी अपनी माँ को छोड़ता है, अफसोस की बात यह है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो गद्दारी ही है। देखिए सुनिए, हाँ अब मेरी बात सुनना, बीच में नहीं बोलने। इंदिरा गांधी जी एक समय में अकेली पड़ गई थी। आज जो नेता आजाद साहब पे उंगली उठा रहे हैं, इन सब ने तो छोड़ दिया था उनको। कांग्रेस जीरो थी, आजाद साहब ने उनका दामन थामा, पंजाब भेजा और वहां आतंकवाद का मुकाबला किया, कांग्रेस को जिता के लाया। जम्मू कश्मीर भेजा, वहां कांग्रेस को जिता के लाया। आंध्र प्रदेश भेजा, वहां कांग्रेस को जिता के लाया। और आपको 8 साल से एक स्टेट नहीं मिल रही है। आपको तो इस्तीफे देने चाहिए। आप बैठे पदों को लेके अचार डालोगे उनको। राहुल गांधी की चापलूसी करके जो है पद लेते रहोगे, मुकाबला कब करोगे? जीतोगे कब? हारने का ठान लिया, इसलिए हम आपके साथ नहीं है, हम निकल गए। अब हम आपको जिता के देंगे जम्मू कश्मीर। कैसे लड़ाई लड़ती हैं? आपने तो हारने के ठान ली है। इससे अच्छी लड़ाई तो ममता बनर्जी लड़ रही है बंगाल में, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। लालू जी की पार्टी ने क्या बोला था? कांग्रेस ने हमें हरा दिया। आप तो मुकाबला नहीं कर सकते भाजपा का, फेल हो गए, तभी हमने पार्टी बनाई, हम मुकाबला करेंगे। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। नेता जो है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, पर ये तो अगर आप कांग्रेस के लेकिन सलमान निजामी, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, ये चापलूस, ये जो चापलूस कहा जा रहा है, क्या आप कांग्रेस में चापलूसों की चलती है? क्या कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में क्या आप चापलूसों की चलती है सलमान निजामी? नहीं, मेरा सवाल यह है, क्या कांग्रेस में आप चापलूसों की चलती है? इसको भेजियो, इसको इंचार्ज बनाओ किसी स्टेट का। जो स्टेट इंचार्ज है वो रिजाइन क्यों नहीं देते हैं जो हार के आए हैं? भेजो राधिका खेड़ा को। मतलब इशारा आपका प्रियंका गांधी की तरफ है?
प्रियंका गांधी ने यूपी अभी हराया है। करती है इनको अब भेजो। गौरव, आपके तो बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सलमान निजामी ने तो पूरी तरह से है नहीं। राधिका जी उनको तो अब सलमान निजामी का भी डीएनए खराब है क्या? गौरव भाटी एक सेकेंड, सलमान निजामी का भी डीएनए खराब है क्या? अमीश जी, मैं उम्मीद करती हूँ इन दोनों में से कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा और सलमान निजामी सुनने की हिम्मत रखेंगे। जब आखिरी दो हमारी सरकारें थी, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, जिसमें आजाद साहब स्वयं मंत्री रहे, ऐसा क्या किया कि आज तक देश की जनता हमें वापस नहीं वोट दे रही? राहुल गांधी जी मंत्री नहीं थे पार्टी में, तब भी ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। और अगर इतने बेवकूफों की जमात थी अमीश जी, इतनी खराब पार्टी थी, इतने साइकोफेंट्स थे, इतना सब गलत था, तो 7 साल राज्यसभा के एलओपी बन के क्यों रहे? दे देते इस्तीफा। जब उनको वो तकलीफ है कि ऑर्डिनेंस फाड़ा गया तो दे देते अपने मंत्रालय से इस्तीफा। किसने हाथ पकड़ के रोका था? तब ये चिट्ठी क्यों नहीं लिखी अगर इतना दर्द था आजाद साहब को? वो क्यों देते? गलतियां आप करेंगे और वो इस्तीफा देंगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये बात बोल रही हूं। ठीक है, गौरव भाटिया, कांग्रेस बेवकूफों की जमात नहीं है, कांग्रेस इंटेलिजेंस का अड्डा है, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी है वो कह रहे हैं कि ये जाहिलों की जमात है। अमीश जी देखिए, ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस निकाल रही है, निकालनी चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा। कांग्रेस टूटी जा रही है और सोच का फर्क क्या है मैं आपके चैनल पे बताता हूं। इनकी प्रवक्ता ने क्या कहा? इनकी प्रवक्ता ने कहा पार्टी से मैं गद्दारी नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी में हमें सिखाया जाता है कि देश से हम गद्दारी नहीं करेंगे। राहुल गांधी चीन के साथ एक एमओयू साइन करते हैं, पाकिस्तान उनका डोजियर जो है देता है उनके वक्तव्य के साथ जी। हफीज सईद कहता है कांग्रेस अच्छी पार्टी है। देश से गद्दारी करी तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांधी परिवार से गद्दारी ये नहीं करेंगे। अरे इनसे बड़ा गद्दार तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात, ये बड़की पार्टी कभी टिकट बांटा करती थी, याद करिए, इनके छोटे छोटे दलों के साथ जो है गठबंधन होते थे। आज भीख का कटोरा लेके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राहुल गांधी में दम है, वहां पे उनको खत्म कर दिया। राधिका जी कह रही राहुल गांधी में दम है जी। हाँ मैं बता रहा हूं, दम है, राहुल गांधी में दम है। राहुल गांधी अगर दूसरी तरफ से विपक्ष बन के आते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि दूसरी पार्टी जीत जाए, ये दम है उनमें। दिल्ली का उदाहरण लीजिए, 4 चुनाव, यही बात 2014, 2019 कांग्रेस की सीटें आई कितनी? 1 मिनट अभी जी, बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, या तो मैं बोल लूं या फिर आप बोलिए। सुन लीजिए, दर्शक सुनना चाहेंगे, मैं रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं राहुल गांधी का। दिल्ली में 2014-2019 लोकसभा चुनाव सीटें आई 0, विधानसभा में 2 चुनाव हुए, सीटें आई 0, उत्तर प्रदेश गए 2 सीटें आई। ठीक है, फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही, लेकिन कुल मिलाकर जाहिल अनपढ़ों की जमात और भी बहुत कुछ कहा गया। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को अब दुआ की नहीं दवा की जरूरत है? असल में तो उल्टा होता है, दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। लेकिन यहां पर गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि दवा भी डॉक्टर नहीं दे रहे, कंपाउंडर दे रहे हैं, तो इसीलिए दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से निरंतर हार हो रही है, जो पॉलिटिकल हालात है, उससे गंभीर सवाल जरूर खड़ा होता है।